हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो लेक्चर में। यह रहने वाला है हमारा यूनिट 4 का पार्ट 9 और इसके अंदर हम लोग और एड्जॉर्प्शन और आगे आने वाले प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो जाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। साथ ही साथ जो वीडियो लेक्चर्स आप देखते हो उन सभी के नोट्स आपको कटारिया फार्मेसी के ऐप पे देखने को मिलेंगे। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और आप चाहो तो प्ले स्टोर से जाकर डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। ऐप के ऊपर आपको हमारे सभी सेमेस्टर के नोट्स देखने को मिलेंगे और इसी के साथ साथ एम फार्मा, बी फार्मा और डी फार्मा के कोर्सेज देखने को मिलेंगे। और नोट्स काफी वेल मेंटेन तरीके से आप लोगों के लिए बनाए गए हैं और सभी की सभी चीजें काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में रखी गई है स्टूडेंट्स के लिए। तो आप उन्हें जाकर जरूर से चेक करें। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज माइक्रोमेरिटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे परमिएबिलिटी ऑफ पाउडर्स के बारे में और ओजेनी कार्बन इक्वेशन के बारे में और हमारे एड्जॉर्प्शन के बारे में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा परमिएबिलिटी ऑफ पाउडर्स। परमिएबिलिटी क्या होती है? परमिएबिलिटी मतलब रहता है कि कोई जो चीज या हमारा जो सब्सटेंस है वो उसके थ्रू किन किन चीजों को पास होने दे रहा है। तो जो पास होने की एबिलिटी होती है, जैसे सॉलिड के थ्रू लिक्विड या गैस पास हो सके, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हमारी परमिएबिलिटी की एबिलिटी। अब देखिए, जो हमारी सीव या छलनी होती है उसके अंदर पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उसके थ्रू पाउडर पास हो सकता है, इसका मतलब वो परमिएबल होती है। चलिए देखेंगे इसकी डेफिनेशन। परमिएबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ पाउडर बेड टू अलाउ एयर और लिक्विड टू पास थ्रू इट। यानी एक पाउडर के थ्रू एयर या फिर लिक्विड अगर पास हो पा रहा है तो उसी को हम लोग बोलेंगे हमारी परमिएबिलिटी। चलिए आगे देखेंगे। प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे ये काम करती है? व्हेन एयर और लिक्विड पासेस थ्रू अ पैक्ड पाउडर बेड इट फेसेस रेजिस्टेंस। मतलब जब एक पैक्ड पाउडर का बेड है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि पाउडर को एक बेड के रूप में फॉर्म करके यहाँ सेपरेट कर दिया जाता है, तो एक बेड बनाया जाएगा पाउडर का, इसके थ्रू एयर और लिक्विड को पास करवाया जाएगा। जब ये पास होगी तो इसको, जो हमारे एयर और लिक्विड है, इनको रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा, यानी विद्रोह फेस करने को मिलेगा, जिसकी वजह से इस प्रिंसिपल पे ये काम करती है कि एयर और लिक्विड को अगर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है हमारे इसके ऊपर, पाउडर के बेड के ऊपर, तो इस प्रिंसिपल पे ये काम करती है और रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, तभी परमिएबिलिटी भी इससे अफेक्ट होगी। चलिए आगे देखते हैं। दिस रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, ये रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? पार्टिकल साइज। देखते हैं पार्टिकल साइज से कैसे डिपेंड करती है। अगर पार्टिकल छोटा या बड़ा रहेगा तो ज्यादा बड़े पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम रहेगा, और स्पेस कम रहेगा तो आसानी से फ्लो नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या रहता है कि ज्यादा बड़े पार्टिकल्स के बीच अगर स्पेस ज्यादा है तो परमिएबिलिटी ज्यादा रहेगी, स्पेस कम है तो परमिएबिलिटी कम रहेगी। इसके साथ साथ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो परमिएबिलिटी से अफेक्ट होगी, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो इस हिसाब से बड़ा एरिया हो जाएगा और उसके थ्रू पास हो पाना काफी इजी हो जाता है, क्योंकि लेयर्स कम रहती है, सरफेस एरिया ज्यादा रहता है तब। इसके साथ पोरोसिटी, अगर पोरस है हमारा पार्टिकल यानी फिल्टर होना अलाउ कर रहा है तो क्या होगा? परमिएबिलिटी वैसे ही ज्यादा हो जाएगी। पैकिंग अरेंजमेंट, पैकिंग के अरेंजमेंट पे भी काफी डिफरेंस रहता है। जैसे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारे पैक हो रखे हैं तो इनके बीच स्पेस काफी कम देखने को मिलता है। वहीं अगर पैकिंग का अरेंजमेंट जैसे राउंड पार्टिकल्स के रूप में है तो इनके बीच में आपको एक स्टार जैसी स्पेस देखने को मिलती है, तो ये इसके थ्रू पास होने देती है। इसलिए पैकिंग अरेंजमेंट का भी काफी इफेक्ट इस पे होता है। स्मॉलर पार्टिकल्स हैव लेस स्पेस इन देम सो परमिएबिलिटी डिक्रीजेस। मतलब छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो सट के यानी एक दूसरे से चिपक के पैक रहते हैं, इस वजह से क्या होता है उनकी परमिएबिलिटी कम रहती है, वो पार्टिकल्स को पास थ्रू होने के लिए अलाउ कम करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारा कोजेनी कार्मन इक्वेशन, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ी थी। अब फिर से देख लेते हैं ये इक्वेशन किस चीज से रिलेट करती है? फ्लो रेट से। मतलब जो लिक्विड हम लोग पाउडर बेड पे फ्लो करवाएंगे उसकी क्या रेट है, वो किस स्पीड से फ्लो कर रहा है उस चीज पे। प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस मतलब जब लिक्विड को फ्लो करवाता है स्टार्टिंग में तो उसका प्रेशर काफी हाई रहता है, बट जैसे जैसे पार्टिकल्स का रेजिस्टेंस उसे देखने को मिलता है तो उसकी स्पीड को कम कर देता है और इससे लास्ट में उसका प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। तो ये जो दोनों स्टार्टिंग और एंड प्रेशर होते हैं इनके बीच का डिफरेंस देखा जाता है इसमें हमारी ओजेनी-कार्मन इक्वेशन के अंदर। सरफेस एरिया देखा है कि कितने बड़े सरफेस एरिया पे हमारे पार्टिकल्स फैले हुए हैं, कितना बड़ा पाउडर बेड है, ये चीजें भी डिपेंड करती है और अफेक्ट कर देती है हमारी परमिएबिलिटी को। इसके बाद पोरोसिटी, यानी पार्टिकल्स कितने पोरस है। अगर पोरस रहेंगे तो लिक्विड ज्यादा फिल्टर आउट होकर नीचे जाने लग जाएगा और इसकी रेट भी कम हो जाएगी और ज्यादा दूर तक ये फ्लो नहीं कर पाएगा।
वहीं अगर कम पोरस है तो ज्यादा दूर तक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और ज्यादा दूर तक ये जा पाएगी एक ठोस सरफेस के ऊपर। इसी के साथ देखेंगे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में कि सरफेस एरिया अगर ज्यादा है ना, अगर बड़ा पाउडर बेड है फैला हुआ है तो क्या होगा, परमिएबिलिटी कम हो जाएगी। एक चीज करेक्ट करना चाहेंगे कि अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा जो हमने पहले बोला, वो तो फिर परमिएबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये पाउडर का जो बेड रहता है ये आप देखोगे कि इस रेक्टेंगुलर तरह से नहीं बिछाया जाता, इसको इस रेक्टेंगल पे बिछाकर इसको राउंड करके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाई जाती है, उसके बाद उसके थ्रू फ्लो करवाया जाता है। इसलिए सरफेस एरिया अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है, परमिएबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि सरफेस एरिया किसका ज्यादा होता है, हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो छोटे पार्टिकल्स रहेंगे तो उनके बीच में वैसे ही स्पेस कम रहेगा, तो परमिएबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए छोटे पार्टिकल्स है, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा, तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो परमिएबिलिटी कम हो जाएगी। अब देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, कि अगर लार्जर सरफेस एरिया है तो लो परमिएबिलिटी होगी, मतलब सरफेस एरिया ज्यादा तो परमिएबिलिटी कम, और अगर सरफेस एरिया छोटा है तो परमिएबिलिटी भी ज्यादा होगी। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग परमिएबिलिटी, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारी परमिएबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। पहला आता है हमारा पार्टिकल साइज, यानी पार्टिकल की साइज कैसी रहती है। स्मॉलर पार्टिकल डिक्रीजेस परमिएबिलिटी, क्यों डिक्रीज करेंगे, क्योंकि छोटे पार्टिकल्स का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसलिए परमिएबिलिटी भी कम हो जाएगी। अगला आता है हमारी पोरोसिटी। हायर पोरोसिटी इंक्रीजेस परमिएबिलिटी बिकॉज मोर एम्प्टी स्पेसेस आर प्रेजेंट। अगर पार्टिकल पोरस रहेगा तो उसके बीच में स्पेस रहेगा और पार्टिकल को फिल्टर आउट होने में आसानी रहेगी, इसलिए अगर पोरोसिटी ज्यादा है तो परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके बीच के अंदर जो स्पेस खाली रह जाता है वो भी पोरोसिटी के बढ़ने से ज्यादा बढ़ जाता है। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, विस्कोसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा, जो हमारे फ्लूइड होते हैं उनकी विस्कोसिटी पे कैसे डिपेंड करता है ये देखते हैं। विस्कोसिटी अगर ज्यादा रहेगी तो लिक्विड को फ्लो होने में दिक्कत आएगी, और फ्लो ही अगर धीरे होगा वो गाढ़ा बन जाएगा तो स्पेस से भी जल्दी पास नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होगा, अगर विस्कोसिटी बढ़ेगी तो हमारी परमिएबिलिटी कम हो जाएगी। मोर विस्कस फ्लूइड्स फ्लो स्लोली, यानी ज्यादा विस्कस लिक्विड्स धीरे फ्लो करते हैं। पैकिंग ऑफ पाउडर देखते हैं अब। टाइटली पैक्ड पाउडर रिड्यूसेस परमिएबिलिटी, यानी अगर टाइट पैक कर दिया तो उनके बीच का स्पेस कम हो जाएगा, जगह नहीं बचेगी पास थ्रू होने के लिए, तो क्या होगा, परमिएबिलिटी अपने आप कम हो जाएगी। इंपॉर्टेंस ऑफ परमिएबिलिटी देखते हैं हमारी फार्मेसी के अंदर। यूज्ड इन सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन, सरफेस एरिया का पता लगाने में इसका यूज किया जाता है। फिल्ट्रेशन के अंदर ये काफी जरूरी रहती है, फिल्टर रेट पता लग सकती है हमें पार्टिकल्स की। अफेक्ट्स टेबलेट कंप्रेशन, इससे क्या पता लगता है, टेबलेट कंप्रेशन अफेक्ट हो जाता है। अगर परमिएबिलिटी ज्यादा रहेगी तो पास थ्रू ज्यादा हो पाएगा और कंप्रेशन कम हो जाएगा, यानी टाइट पैक नहीं हो पाएगी हमारी टैबलेट। इसलिए परमेबिलिटी ज्यादा रहेगी तो कंप्रेशन कम रहेगा, और ये एक तरीके से हमारे टैबलेट के फॉर्मेशन को या टैबलेट के कंप्रेशन को अफेक्ट करता है। चलिए आगे देखेंगे एड्सॉर्प्शन। अब अगली टर्म आती है हमारी एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन क्या होती है, एड्सॉर्प्शन की डेफिनेशन देखेंगे। वैसे तो अगर नॉर्मल भाषा में देखें तो जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर अगर आकर कोई गैस के या लिक्विड के पार्टिकल चिपक जाते हैं और एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो उससे हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। वहीं एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि पार्टिकल एक दूसरे में समा रहे हैं, सॉलिड पार्टिकल लिक्विड के पार्टिकल को सोख रहा है, अपने अंदर ले रहा है। चलिए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन बताती है एड्सॉर्प्शन इज द accumulation ऑफ गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, यानी जो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं अगर उनकी सरफेस के ऊपर आकर अगर कोई लिक्विड या फिर हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाए और एक लेयर का फॉर्मेशन कर ले तो उसी को हम एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन अलग होता है, एड्सॉर्प्शन अलग होता है। ये डायग्राम से आप देख सकते हो कि ये सॉलिड जो हमारी फेस इंटरफेस है, मतलब जो हमारा एब्जॉर्बेंट होता है, जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं इनके ऊपर आकर क्या करते हैं, हमारे एड्सॉर्बेंट यानी हमारे सॉलिड के ऊपर आकर कौन जमा होंगे, हमारे गैस या फिर लिक्विड के पार्टिकल्स आके एब्जॉर्ब हो जाएंगे और एक लेयर का फॉर्मेशन ये कर रहे लेंगे। इसी को हम लोग एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, यानी कितने तरीके के एड्सॉर्प्शन होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फिजिकल एड्सॉर्प्शन, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं। फिजिसॉर्प्शन मतलब हमारा फिजिकली होने वाला एड्सॉर्प्शन। चलिए इसको देखते हैं, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके अंदर वीक वंडरवॉल फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे, यानी जो मॉलिक्यूल्स या हमारे पार्टिकल्स रहेंगे इनके बीच के अंदर वंडरवॉल फोर्स लगते हैं। जब ये एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं तो इनके बीच में एक रेडियस बन जाती है और उसी रेडियस को हम लोग वंडरवॉल रेडियस बोलते हैं, और इस लगने वाले फोर्स को हम लोग बोलते हैं वंडरवॉल फोर्सेस, यानी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बांधे हुए हैं एक दूसरे के साथ में।
ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, अगर एक बार ये फॉर्मेशन हो जाए तो फिर से ये रिवर्स करके अलग किया जा सकता है। मल्टीलेयर फॉर्मेशन पॉसिबल होती है इसके अंदर, जैसे ये सॉलिड का पार्टिकल हो गया, इसके ऊपर आकर गैस के मॉलिक्यूल रुक गए पहले, उसके बाद लिक्विड के मॉलिक्यूल रुक गए, फिर से गैस के आ गए, फिर लिक्विड के, ऐसे करके काफी सारी लेयर्स एडसॉर्ब हो सकती है, एक दूसरे के ऊपर इकट्ठी हो सकती है। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन चारकोल, यानी जो हमारा चारकोल होता है उसके ऊपर गैसेस आकर चिपक जाती है और एक एडसॉर्ब का फॉर्मेट करती है, यानी एक एडसॉर्ब का फॉर्मेशन ये लोग करते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला टाइप आता है हमारा केमिकल एडसॉर्प्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, कीमीजॉर्प्शन भी बोलते हैं। कीमीजॉर्प्शन मतलब हमारा केमिकली होने वाला एडसॉर्प्शन। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर, इसी के साथ साथ में इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, अगर एक बार बन गया तो फिर से अलग नहीं कर सकते, ओनली मोनोलेयर बनती है। इसका मतलब ये सॉलिड का पार्टिकल हो गया या फिर सरफेस के ऊपर आके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की लेयर जमा हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे एडसॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, उससे प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बड़ा रहेगा तो क्या होगा, एडसॉर्प्शन बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतने बड़े एरिया के ऊपर आकर मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो पाएंगे, इसलिए सरफेस एरिया बढ़ने पर एडसॉर्प्शन बढ़ जाता है। इसके बाद देखेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस एडसॉर्प्शन। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो एडसॉर्प्शन कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर के अंदर चीजें स्टेबल नहीं रह पाती है, इस वजह से। प्रेशर के अंदर देखते हैं क्या होता है, हायर प्रेशर इंक्रीजेस एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस। अगर प्रेशर ज्यादा रहेगा तो सिर्फ गैसेस का एडसॉर्प्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि हाई प्रेशर पर गैसेस क्या करने लगती है, कंप्रेस होकर चिपकने लगती है, इसलिए सॉलिड के ऊपर वो इकट्ठा हो जाती है। नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट देखेंगे, पोरस मटेरियल शो बेटर एडसॉर्प्शन। मतलब एडसॉर्बेंट क्या होता है, जो मटेरियल हमारा उसके ऊपर आकर इकट्ठा हो रहा है हमारे एडसॉर्बेंट पे, उसे बोलते हैं एडसॉर्बेंट। और ये पोरस मटेरियल कैसा रहेगा, अगर उसके बीच में पास थ्रू होने की स्पेस रहेगी तो वो अच्छे से आकर इकट्ठा हो जाएंगे और भी मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर इकट्ठा होने देंगे। इस तरीके से अगर मटेरियल पोरस है, उसकी पोरोसिटी हाई है, तो एडसॉर्प्शन भी ज्यादा रहेगा, आपको ये देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ एडसॉर्प्शन इन फार्मेसी। दो चीजें हमने देखी थी, एक तो हमारा ये पोरोसिटी किस किस के अंदर हेल्प करती है, एक तो एडसॉर्प्शन में और दूसरी हमारी परमिएबिलिटी में। अगर दोनों ही केसेस के अंदर पोरोसिटी ज्यादा रहेगी तो एडसॉर्प्शन और परमिएबिलिटी दोनों के दोनों ही ज्यादा रहेंगे। इंक्रीज इसमें होगा तो इनमें भी इंक्रीज हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं एडसॉर्प्शन की क्या क्या इंपॉर्टेंस हमारी फार्मेसी में। यूज्ड इन बीईटी सरफेस एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट, यानी सरफेस डिटरमिनेशन टेस्ट। बीईटी हमने देखा था, ब्यूरेनर इमेज टेलर सरफेस टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, हम लोग सरफेस एरिया का पता लगाते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वाले लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं, काफी अच्छे से समझाया हुआ है, बिल्कुल डिटेल के अंदर। यूज्ड इन ड्रग स्टेबलाइजेशन, ड्रग को स्टेबल बनाने के अंदर इसका यूज किया जाता है। इसी के साथ एक्टिवेटेड चारकोल वर्क्स बाय एडसॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिन्स। एक्टिवेटेड चारकोल कैसे काम करता है, जब उसके ऊपर आकर टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं तब वो एक्टिव हो जाता है और अपनी रिएक्शन और भी बेटर तरीके से दिखा पाता है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस किसका, एडसॉर्प्शन का, हमारी फार्मेसी के अंदर। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ कटारिया फार्मेसी ऐप के ऊपर जाके नोट्स देखना जरूर से ना भूलें। इसी के साथ सभी कोर्सेज भी आपको वहां देखने को मिलेंगे, सभी चीजें काफी अफोर्डेबल प्राइजेस में हैं, और स्क्रीन पे आपको सर का नंबर देखने को मिल रहा होगा। इसके ऊपर आप 9 AM टू 7 PM कभी भी व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है एग्जाम रिलेटेड, ऐप के रिलेटेड या नोट्स के रिलेटेड, तो आप सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय।